चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम हेलो गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। हाँ 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 हाँ। अच्छा, रिकॉर्डिंग देखी थी आपने? अच्छा, तो आइगन वेक्टर निकालते टाइम आपके पास जो मैट्रिक्स थी ए माइनस लैम्डा आई, इस मैट्रिक्स के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है एक मैट्रिक्स जिसको कि हम वेक्टर मैट्रिक्स बोल रहे हैं, और ये आंसर हमारा आएगा इक्वल्स टू 0। अब वो वेक्टर मैट्रिक्स में आपके पास क्या क्या वैल्यूज हैं, क्या वेरिएबल्स हैं, वो आप एक्स वाई और जेड कंसिडर कर सकते हो। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे एक ही कॉलम है। सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम। तो आपके पास तीन अलग अलग इक्वेशन आएंगी एक्स वाई और जेड की टर्म्स में जब आप मल्टीप्लाई करोगे, और वो तीनों इक्वेशन इक्वल्स टू 0 होंगी। सपोज आपके पास ऐसा लिखा है 1 2 3 4 1 2 2 3 2, और वेक्टर मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, तो हम इसे कैसे लिख पाएंगे, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स, फर्स्ट एलिमेंट ये आएगा। देन आएगा हमारे पास 4x प्लस वाई प्लस 2z, देन 2x प्लस 3y प्लस 2z। हाँ, 2 इंटू 1, दो रोज एक कॉलम, एक्स वाई ले लेंगे फिर आप वहाँ पे। हाँ, ये इक्वल्स टू 0। अब कोई मैट्रिक्स अगर 0 होती है तो इसका मतलब इसका हर एक एलिमेंट 0 है, तो आप ऐसा मानेंगे x प्लस 2y प्लस 3z, ये इक्वल्स टू 0 हो गया। और फिर हम कह सकते हैं 4x प्लस वाई प्लस 2z, ये भी 0 हो गया। देन हम बोलेंगे 2x प्लस 3y प्लस 2z, ये भी 0 हो गया। अब इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। सपोज अगर मैं यहाँ पर ये इक्वेशन की बात करता हूँ, तो मैं 2z की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे लिखा आ जाएगा 2z इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x और माइनस ऑफ 3y। ये वाला जो 2x था वो इक्वल्स टू के राइट में चला गया, जो ये 3y था ये भी राइट में चला गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ से क्या पता चलेगा कि ये जो 2z की वैल्यू है इसको मैं सेकंड इक्वेशन में रख दूँ, तो सेकंड इक्वेशन थी 4x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 0। 2z का आंसर मेरे पास ऑलरेडी है ही, तो ये इक्वेशन 4x रह जाएगी, प्लस वाई यहाँ पर था ही, माइनस का 2x आ गया, माइनस का 3y आ गया, ये इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 4x पॉजिटिव और 2x नेगेटिव, हमारे पास आएगा 2x, और प्लस वाई पॉजिटिव माइनस 3y नेगेटिव, तो आंसर आएगा माइनस का 2y। तो हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन 0 थी, और इसको सॉल्व करके x इक्वल्स टू वाई मिल जाएगा। फिर ये वाली जो इक्वेशन है x इक्वल्स टू वाई, इसे मैं पुट कर दूंगा z की जगह पर कि 2z इक्वल्स टू माइनस 2x इक्वल्स टू वाई है ना, यानी जहाँ x लिखा है आप वहाँ पे y पुट कर सकते हैं, जहाँ y लिखा है वहाँ x पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 2y माइनस का 3y, तो यहाँ पे कैलकुलेट होकर आएगा 2z इक्वल्स टू माइनस का 5y, और z की वैल्यू आ गई -5/2y। ठीक है, तो मेरे पास एक x की वैल्यू मिल गई y की टर्म्स में, एक z की वैल्यू मिल गई y की टर्म्स में। मेरी जो ओरिजिनल वेक्टर मैट्रिक्स थी उसके अंदर मैंने मान के चला था एक x होगा, एक y होगा, एक z होगा। ठीक है,
x की जगह पे हमने क्या पुट करा, ये वाली वैल्यू, तो मैं कह सकता हूँ y और z की जगह पे मैं पुट कर दूंगा, हाँ, -5/2 y। अब इस वेक्टर मैट्रिक्स में से y कॉमन ले लो तो आपके पास मैट्रिक्स बचेगी 1 1 -5/2। तो ये आपकी वेक्टर मैट्रिक्स आ गई। हम्म, हाँ कोई भी ले लो, कोई इशू नहीं है उसमें। हम्म, मैट्रिक्स अलग अलग आएगी और वो सारे ही आंसर सही होंगे। हम्म, हम्म, शुरुआत करते हैं। हम्म, 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 हम्म। कोई बात नहीं, आप बाद में ज्वाइन कर लेना। हाँ, जो भी दूसरा बैच स्टार्ट होगा मैं आपको पहले ही बता दूंगा सभी को ही, जिसको भी ज्वाइन करना है आप दोबारा ज्वाइन कर लेना उस टाइम। कोई बात नहीं, एक टॉपिक पढ़ लो, जो भी एक टॉपिक पढ़ना है अभी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स। एक सेकंड रुको बस। ठीक है, चलिए देखिए सभी लोग स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स से। अब स्टैटिस्टिक्स की सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया जाता है एज इट इज branch of maths which deals with collection of numbers, और इस नंबर्स को हम इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। इन ऑर्डर टू एनालाइज, इंटरप्रेट और विजुअलाइज द डेटा। ठीक है, अब ये एक मैथ्स की ही ब्रांच है जहाँ पर हम क्या करते हैं कि बहुत सारे कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी हमारे पास, यानी लार्ज अमाउंट्स में नंबर होंगे, बहुत सारे अलग अलग नंबर्स पे हम ये कॉमन कुछ टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो टेक्निक्स हम यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं ये किस लिए काम आती है, आपके डेटा को एनालाइज कर सकते हो। एनालाइज करने का मतलब कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो आपके लिए डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट होंगी वो आप जान सकते हो। इंटरप्रेट कर सकते हो, यानी कि इसका मीनिंग, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका मीनिंग डिफाइन कर सकते हो, उसका मीनिंग क्या होता है, रियल लाइफ में क्या महत्व रखेगा वो। अब अपने डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो। विजुअलाइज करने का मतलब होता है कि आपके पास 2 4 7 ऐसे करके ना बहुत सारा लिस्ट ऑफ नंबर्स होंगी, जिसको आप पिक्चर्स फॉर्म में, फोटोज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो विद हेल्प ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स। ठीक है, यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, ग्राफिकल स्टडीज भी हैं, और अलग अलग तरीके के ग्राफिकल मेथड्स हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स में हमें ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, अब क्लास के बाद मैं आप सभी को एक फाइल शेयर करने वाला हूँ जिस फाइल में स्टैटिस्टिक्स के कुछ नोट्स हैं। ठीक है, ये नोट्स आपके अभी 100% कंप्लीट नहीं है, क्यों नहीं है वो मैं भी बताता हूँ।
ये आपके पास वो नोट्स हैं जहाँ पर आप देखोगे कि इस नोट्स में कुछ इस तरीके से आपको हर टॉपिक की कुछ डेफिनेशंस मिलेंगी। उस डेफिनेशंस के साथ-साथ क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जानना ज़रूरी है, वो सारे पार्ट्स मिलेंगे। स्टैटिस्टिक्स आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे मेजर 2 कैटेगरियल पार्ट में कवर होंगे, जिसमें से हम ये एग्ज़ैक्ट वन बाय वन कैटेगरी नहीं करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ केस के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। आपके पास यहाँ पर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में 2 पार्ट्स हैं, जो कि है हाइपोथेसिस टेस्टिंग और कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब बेसिकली अगर आप कोई एग्जैक्ट कोई बुक रेफर करते हो, नोट्स रेफर करते हो, तो यहाँ पर आपको ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें अलग-अलग नोटेशंस, अलग-अलग डेफिनेशंस, मीनिंग और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के कोर्स के बारे में स्टडी कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा-सा टॉपिक में वेरिएशंस मिल सकता है। ये 2 टॉपिक के जो ने नोट्स हैं, वो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दूँगा, वो वाले हैंड रिटन नोट्स सिर्फ़ और सिर्फ़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग और कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए काम करेगी। वहाँ पर इस टॉपिक के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ एंड मेथड्स हैं, वो सभी इंक्लूडेड होंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे टॉपिक्स मेंशन्ड हैं, वो सारे टॉपिक्स आपको इसी नोट्स में देखने के लिए मिल जाएँगे, ठीक है? तो अब ये जो टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हैं, ये तो स्टार्टिंग में थोड़ा-सा डेफिनिशन पार्ट है। जैसे कि अगर मैं थोड़ा-सा आगे आता हूँ, सपोज़ अम, यहाँ पर टॉपिक है क्वार्टाइल, ठीक है? तो अगर ये टॉपिक स्टार्ट है सपोज़ यहाँ से, तो ये टॉपिक क्या है? उसकी एक डेफिनिशन, ठीक है? उसको समझाने के लिए, ठीक है, कुछ ग्राफ़िक यहाँ पे फ़ोटोज़ रिप्रेज़ेंटेशंस हैं। क्वार्टाइल के क्या-क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या-क्या हमें फाइंड कर क्या-क्या फाइंड करना है, वो सब चीज़ें। कैलकुलेशन कैसे होंगी, उसके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखे हैं। इस स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन के बाद आपको ये एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पर कुछ फ़ॉर्मूलाज़ दिए हैं और फिर आपको सॉल्व्ड एग्जांपल भी मिलेंगे कि सपोज़ आपको कुछ ऐसा डेटा सेट दिया है, आपको Q1, Q2, Q3 निकालना है, तो आपको क्या-क्या काम करना है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ मिला है। वहाँ पे फ़ॉर्मूला कैसे अप्लाई होंगे, उस फ़ॉर्मूला में क्या-क्या वैल्यूज़ हैं, फाइनल आंसर क्या है, आप कैसे इस डेटा को रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, ये सारे मेथड्स आपको मिलेंगे हर टॉपिक के लिए। ठीक है? आप अगर थोड़ा-सा और स्क्रॉल करेंगे तो कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं हमारे पास जिन टॉपिक्स को सिर्फ़ इंडिपेंडेंटली स्टैटिस्टिक्स में ही नहीं पढ़ना, स्टैटिस्टिक्स के अलावा भी हम दूसरी जगहों पर यूज़ करेंगे और वो दूसरी जगहें जैसे कि पाइथन प्रोग्रामिंग होने वाली है। तो अगर मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे टॉपिक की जैसे कि कोरिलेशन और कोवेरिएंस, यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन या फिर आप कह सकते हो कंपैरिज़न हम पढ़ रहे हैं। तो वो कंपैरिज़न को आप कैसे प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हो, वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है। उस प्रोग्रामिंग में क्या-क्या चीज़ें चाहिए और राइट साइड में उसका आंसर क्या आ रहा है, वो भी आपको लिखा हुआ मिल रहा है। अब धीरे-धीरे जैसे हम टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ों को कवर करते रहेंगे, आप सभी के पास ऑलरेडी ये सारे नोट्स होंगे, आप वन बाय वन इसको गो थ्रू कर सकते हैं। अब देखो कुछ-कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे कि ये रिग्रेशन टॉपिक हो गया, कोरिलेशन टॉपिक हो गया, जो कि बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके कुछ-कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, जो पार्ट्स पेन पेपर मोड पे करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन उनकी होती है, जिनकी वजह से हम यहाँ पर स्टार्ट तो करेंगे सारे ही पार्ट्स, लेकिन जितने भी एडवांस्ड पार्ट है, जितना भी मशीन लर्निंग से रिलेटेड पार्ट है, वो सारा हम अपनी मॉडल बिल्डिंग में तैयार करेंगे। उसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पर डेफिनेशन वाइज़, फ़ॉर्मूला वाइज़ और स्टेप्स कैलकुलेशन वाइज़, प्रॉपर्टीज़ ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ ली और समझ ली। तो हमें पता है कि जो कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं, हम उसे कैसे मीनिंग में डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो सेम तरीके से जब आप एक्चुअल में प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे इन सभी चीज़ों को, तो उस प्रोग्रामिंग टाइम पे आपको एक एग्ज़ैक्ट कैलकुलेशन ना आने की बजाय उस आंसर को कैसे रियल लाइफ़ में जज करना है, वो हम सीख पाएँगे। तो पहले जितना भी हम अपने हैंड रिटन मतलब अपने हाथ से खुद यहाँ पे अप्लाई करके सीखेंगे, पहले हम उनका मीनिंग को रूल करना सीखेंगे, उनके मीनिंग को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। साथ के साथ फिर जो ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जो होते ही सिर्फ़ कंप्यूटर में है। जैसे कि हमने लास्टली पढ़ा था कि अगर मैं 3 डायमेंशन से ज़्यादा की 3 या 3 से ज़्यादा डायमेंशन की मैट्रिक्स का स्टडी करना चाहता हूँ, तो वो पेन पेपर पे पॉसिबल नहीं है। वो स्टडीज़ आप फिर यहाँ कंप्यूटर्स पे ही कर सकते हो। तो वो तो सिर्फ़ एक मैट्रिक्स की बात थी। मैट्रिक्स के अलावा स्टैटिस्टिक्स में भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिसको नॉर्मली पेन पेपर पे सॉल्व कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है और टफ़ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी होल्ड करती है। तो आपको यहाँ पर ये नोट्स हैं, ठीक है? ये 86 पेजेज़ हैं इसमें। ये सारे आपके स्टैटिस्टिक्स के नोट्स हैं। बस इसमें जो 2 पार्ट्स मैंने बताए, वो 2 पार्ट्स मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? तो ये वाली तो मैं आपको क्लास के बाद ही शेयर कर दूँगा। ये सारे आपके कोड्स लिखे हुए हैं, एक डिज़ायर्ड आउटपुट होगा, ये कोड की वजह से ये आउटपुट आया आपके पास, ठीक है? तो अब
शुरुआत करते हैं फिर, ठीक है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग की। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स के बारे में तो हमने जाना कि ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स के बेसिस पे या कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे डिफाइन किया जा रहा है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स को शुरुआत करने से पहले हमारे पास कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमें पर्टिकुलरली अपने सारे काम को कंप्लीट करना है, जिसकी मदद से आप यहाँ पर स्टैटिस्टिकली और रियल लाइफ दोनों में साथ के साथ कंपेयर कर सकेंगे। अब उसको कंपेयर करने से पहले कुछ ऐसी आप मान सकते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो पहले हमें जानना ज़रूरी है, जो हम स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करने वाले हैं। एक और बात, हम यहाँ पे जो टॉपिक शुरुआत करेंगे वो सारे टॉपिक्स आप अगर किसी बुक में रेफ़र करते हैं, तो उनके सिंबल्स को डिनोट करने का तरीका या उनके नोटेशंस अलग हो सकते हैं। अलग होने का मतलब ये है कि अगर मैं सपोज़ किसी एक टॉपिक को पढ़ रहा हूँ, मैंने उसको नाम दे दिया एक्स बार, आपको वही किसी दूसरी बुक में ऐसे सिंबल मिलेगा, किसी दूसरी बुक में ऐसा सिंबल मिलेगा, किसी बुक में ऐसा लिखा मिलेगा। तो वो आपके ऊपर है, आप किस ऑथर की बुक को रेफ़र कर रहे हैं और वहाँ पर उस सिंबल का मीनिंग क्या है, वो आपको एक बार आइडेंटिफ़ाई ज़रूर करना पड़ेगा। हम अपने सिलेबस में थ्रू आउट द कोर्स जो यहाँ पर सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, वही सिंबल और नोटेशन आगे तक हमेशा कोर्स के एंड तक फ़ॉलो किए जाएँगे। ठीक है? जहाँ पर अगर मैं नोटेशंस की बात करूँ या टर्मिनोलॉजीज़ की बात करूँ, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। ठीक है? पॉपुलेशन का मीनिंग स्टैटिस्टिकली क्या होता है? अब यहाँ पर हम जो भी बातें पढ़ेंगे वो सारी सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही सच है। ठीक है? पॉपुलेशन का मीनिंग होता है, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन irrespective of any condition। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर 15 बॉल्स हैं। तो मैंने एक जनरलाइज स्टेटमेंट पास करी कि बॉक्स के अंदर बॉल्स हैं। मैंने कोई एग्जैक्ट स्पेसिफिक कंडीशन नहीं बोली, मैंने कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं बोला, मैंने कोई स्पेसिफिक अदर प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं किया कि ये कैसी बॉल है, क्या इनके मटेरियल में डिफरेंस है, क्या कलर का डिफरेंस है, कोई भी डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ जब बिना जाने, बिना सोचे सारी इंफॉर्मेशन को एक ही जगह पर स्टोर कर दिया, वो कहलाई जाएगी पॉपुलेशन। और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है कि हम यहाँ पर स्टैटिस्टिकली जो कैलकुलेशन करते हैं या मैथमेटिकली भी जो कैलकुलेशन करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे ही पॉसिबल है। ठीक है? आप किसी नाम एबीसी पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है? तो ये जो नंबर्स हैं जिनको कैलकुलेट करना है, उन नंबर्स को स्टैटिस्टिकली ऑब्जर्वेशंस बोला जाता है कि आपने रियल लाइफ से इन नंबर्स को ऑब्जर्व करके लिखा है, इनका रियल लाइफ में कुछ मीनिंग है, तभी आप इसको यहाँ पर लिख पाए हैं। ठीक है? तो अगर आप मुझे यहाँ पर ऑब्जर्वेशन वाइज पता करना है, तो सेकंड टर्म की तरफ चलते हैं जो कि रिलेटेड है कंप्लीटली इसी फर्स्ट टर्म से, जिसको बोला जाता है सैंपल। सैंपल की दो ऐसी डेफिनेशन है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आपको हर जगह देखने के लिए मिल जाएगी। एक डेफिनेशन है, इट इज़ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, और इसके अलावा एक और डेफिनेशन है, दैट सैंपल इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ सम but not all observation based upon some criteria slash condition। ठीक है? कि कुछ क्राइटेरिया या कंडीशन के बेसिस पे यहाँ पर आपने क्या करा, कुछ इंफॉर्मेशन का कलेक्शन रखा, लेकिन वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। और जो यहाँ पर फर्स्ट डेफिनेशन है जो आपको बता रहा है कि इट इज सबसेट ऑफ पॉपुलेशन,
तो ये सबसेट मैथमेटिकल टर्म है, मैथमेटिक्स से ही डिराइव हुआ है, जहां पर अगर मैं लिखता हूं कुछ इस तरीके से ए सबसेट बी, तो इसका मतलब होता है कि बी सबसेट है ए का। तो अगर ए के अंदर कुछ नंबर्स हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बी सबसेट होने का मतलब क्या है, बी के अंदर कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो ए में प्रेजेंट है, जैसे कि 2 4 6 8। अब सबसेट का मीनिंग ये है कि जितने नंबर्स बी के अंदर हैं, ऐसा कंपलसरी है ए के अंदर सारे नंबर होने चाहिए, लेकिन इसका उल्टा सच नहीं होगा। मतलब ए के अंदर ऐसे भी नंबर्स हो सकते हैं जो बी में तो है, लेकिन उसके अलावा और भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मीनिंग होता है सबसेट का, और ये सिंबल होता है सबसेट का। ये सी देखने में ऐसा लग रहा है कि मैंने सी बनाया है, एक्चुअल में ये थोड़ा सा ऐसे एलोंगेटेड होता है इस तरीके से। ठीक है, ये सिंबल है सबसेट का, और मीनिंग भी यही होता है। अगर यहाँ पे लिखा है इट इज सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि सैंपल एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हर वो नंबर होगा जो पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता है, लेकिन सारे नंबर नहीं होंगे, कुछ कुछ नंबर्स के कंडीशन के बेसिस पे मैंने यहाँ पे ढूंढ के लाके लिखे हुए हैं। अब अगर मैं बोलने लगूं, जो ये एग्जाम्पल हमने लिखा था कि अगर एक कंटेनर है जिसमें मैंने ये बोला कि मेरे पास टोटल 15 बॉल्स हैं, तो इसका मतलब मैं एक पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, जहां मैंने बस इतना बता दिया कि बॉल्स हैं टोटल 15 है। लेकिन अगर मैं बोलूं इस कंटेनर के अंदर 7 रेड बॉल्स हैं, 3 ग्रीन बॉल्स हैं और 5 ब्लू बॉल्स हैं, तो इसका मतलब मैंने 3 सैंपल बनाए। पहला सैंपल जहां पे मैंने कलर्स के बेस पे आइडेंटिफाई किया बॉल्स को, सेकंड सैंपल है जहां मैंने दूसरे कलर के बेस पे आइडेंटिफाई करा, तीसरा सैंपल है जिसको मैंने तीसरे कलर के बेस पे आइडेंटिफाई करा। तो मैं इसे रिप्रेजेंट कर दूंगा सैंपल 1, सैंपल 2 और सैंपल 3। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ सैंपल्स को बोला जाता है पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये थी दो टर्मिनोलॉजीज, पॉपुलेशन एंड सैंपल। इसके बाद कुछ और टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि हमारे पास एक टॉपिक है जिसको बोला जाता है काइंड्स या फिर टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है यहाँ पर? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग ये है कि आपने जो डेटा है उसको जब स्टोर किया या फिर डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वो किस आधार पर या किस बेसिस पर आप इस डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास मेजर स्टैटिस्टिक्स में दो टाइप की इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर सकती है। पहले टाइप की इंफॉर्मेशन जिसको मैं बोलता हूँ डिस्क्रीट डेटा या डिस्क्रीट वेरिएबल, आप ऐसे बोल सकते हो। और दूसरे टाइप का जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, इसका मतलब क्या? अब देखिए, अगर एक बहुत ही इजी लेमन लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ, तो डिस्क्रीट वेरिएबल या डिस्क्रीट डेटा का मतलब होता है राउंड फिगर वैल्यू, या फिर दूसरे टर्म्स में बोला जाए तो एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम किसी से एज पूछते हैं तो एज किसी भी इंसान की एग्जैक्ट एक नंबर होता है। अगर मैं डेट ऑफ बर्थ पूछता हूँ तो डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर डे होता है। अगर मैं किसी से नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास पूछूं तो वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, उसमें डेसिमल वैल्यू रियल लाइफ में कभी आ ही नहीं सकती। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को पता है मैं एग्जैक्टली किस वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूँ, वो आपका कंसिडर किया जाता है डिस्क्रीट टाइप का डेटा या डिस्क्रीट टाइप का वेरिएबल। सेकंड जो आपका यहाँ पे डेटा है या जो वेरिएबल है, उसे बोला जाता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का मतलब क्या होता है? आप कह सकते हो डेसिमल वैल्यूज या फिर अनसर्टेन डेटा या वैल्यूज। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ अ पर्सन, वेट ऑफ अ पर्सन किसी का, ठीक है, वो कंपल्सरीली कुछ कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जब आप भले ही उन्हें नॉर्मली लिख दो 21, लेकिन 21 लिखने के बाद भी वो ऑटोमेटिकली आंसर में 21.00 ऐसे शो होने लगते हैं। यानी कि कंपल्सरीली आपने ऐसा डिफाइन किया कि कुछ तो ऐसी वैल्यूज होंगी जो कंपल्सरीली डेसिमल में ही एग्जिस्ट कर सकती है। अब यहाँ पे जो दूसरा नाम लिखा है अनसर्टेन, ये अनसर्टेनिटी का यहाँ पे क्या रिलेशन है? बेसिकली हमने सीखा है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं जैसे कि 4 और मेरे पास नंबर है 5, तो हमने बचपन से सीखा है 4 और 5 के बीच में 9 डिफरेंट डेसिमल पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर मैं ये दो पॉइंट्स की बात करता हूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ ये 4.1 4.2 है। अब 4.1 से लेके 4.2 के बीच में अगेन 9 डेसिमल प्लेसेस होंगे। कैसे? 4.11 4.12 4.13 से लेके 4.19 तक। अगेन मैं यहाँ पर ऐसा कह सकता हूँ कि अगर मैं और ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस या एक्यूरेसी फाइंड आउट करूँ तो 4.111 4.112 4.113 ऐसे करके आपके पास कोई एक एग्जैक्ट लिमिट नहीं है कि आपको कहाँ स्टॉप होना है। जब आप डेसिमल नंबर्स की बात करते हो तो आपका डेटा बहुत ज़्यादा प्रिसाइज लेना है नहीं लेना है ये आप डिसाइड करते हैं, डिपेंड अपॉन आप किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं। सपोज आप एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग टाइप का कोई भी टास्क कर रहे हैं तो कंपलसरी है नंबर ऑफ डिजिट्स आपको ज़्यादा लेनी है। अगर आप एक नॉर्मल कोई डेली लाइफ लेमन लैंग्वेज वाली लाइफ में कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वहाँ आप डेसिमल वैल्यूज कम भी लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब इसके अलावा अनसर्टेनिटी का एक और मतलब है, वो क्या कि आपको बोल दिया जाए 20 से लेके 25, ठीक है, मान लो यहाँ पे पूछा आपकी एज क्या है, तो एक इंसान ने बोला इन बिटवीन 20 टू 25। अब वो 20 टू 25 के बीच में कितने भी नंबर हो सकते हैं, कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है, वो मुझे फिक्स नहीं है। यानी कि जब ऐसे मेरे पास एक इंफॉर्मेशन गिवन होती है तो इसे बोला जाता है रेंज। ठीक है, तो या तो आपके पास डेटा हो डेसिमल वैल्यूज में या फिर आपका डेटा हो रेंज में। रेंज को डिफाइन करने का तरीका क्या है? रेंज का मतलब एक ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सभी नंबर्स को इंक्लूड किया जाएगा। इसका ये मतलब होता है रेंज का। जैसा यहाँ पे लिखा है कि 20 टू 25 के बीच में एज है, तो यानी वो 20 से 25 के बीच में कितना भी हो सकता है, 20.0001 21 21.001 कुछ भी हो सकता है वो बीच में। हाँ, सबको मान के चलेंगे। मीनिंग इसका ये होगा कि अगर मैं कहता हूँ कि आगे आने वाली कुछ टर्म्स है ऐसे कि मैंने एक इंसान की एज पूछी जो 20 से 25 के बीच में है, यानी कि कोई एक ही पर्सन है जिसकी इस एज कैटेगरी में कोई भी पर्सन लाई करता है। सपोज मैंने बोला कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ वहाँ पे 35 टू 45 ईयर्स के जो लोग हैं या जिनकी एज है, ठीक है, मैं उनको बोल दूंगा सीनियर एम्प्लॉय। ठीक है, तो मैं अगर कहता हूँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 7 लोग हैं जो सीनियर एम्प्लॉयज हैं, तो इसका मतलब 7 बार अलग अलग आपको 35 से 45 के बीच में कोई वैल्यू ऑब्टेन होगी। अब वो वैल्यू एग्जैक्टली क्या है वो नहीं पता। अगर मैंने बोला कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर एम्प्लॉयज हैं 7, तो सबसे पहले तो आप पूछोगे सीनियर एम्प्लॉयज का मतलब, तो सीनियर एम्प्लॉयज का मतलब है कि कम से कम उनकी एज 35 हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एज 45 हो। अब 7 लोग हैं ऐसे, तो हर एक पर्सन की हो भी सकता है कि सेम एज हो, मान लो 36 ईयर के 2 लोग हैं, ये भी हो सकता है सातों के सातों की अलग एज हो, लेकिन वो एग्जैक्ट एज कितनी है वो नहीं पता। वो इसी रेंज में कहीं पर है लेकिन एग्जैक्ट कितना वो नहीं पता। हाँ, बट सीनियर है वो। ठीक है, तो ऐसे टाइप का इंफॉर्मेशन जब आपके पास होता है तो वो हमेशा कहलाया जाता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल या कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिन्यूस डेटा। ठीक है, रैंक दोनों टाइप के डेटा में होता है।
चलिए अब एक और चीज जो हमें स्टैटिस्टिक्स शुरू करने से पहले जाननी है वो क्या, हमारे पास एक टर्म आता है जिसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ occurrence of any observation। ठीक है, कोई ऑब्जर्वेशन कितनी बार अकर कर रही है। इस बात का मतलब क्या कि सपोज मैंने यहाँ पर एक बैट्समैन है उसके रन लिखे हैं कि कोई बैट्समैन जब फील्ड पे प्ले करने गया तो उसने कितने रन स्कोर करे। एक बार उसने 1 रन मारा, एक बार 2 रन, देन एक 4 रन्स, देन अगेन 2 रन्स, देन अगेन 2 रन्स एंड देन अगेन लास्ट में 1 रन। ठीक है, एक ओवर में बैट्समैन ने इतना स्कोर ऑब्टेन किया। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि इस पूरे सीरीज में, इस पूरी डेटा में 1 रन कितनी बार बनाए गए, 2 बार आ गए 1 रन। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 रन 2 बार फ्रीक्वेंसी आई, कि 1 रन 2 बार बनाया गया। कितनी बार 2 रन हुए, तो मैं कह सकता हूं 3 बार 2 रन बनाए। कितनी बार 3 रन बनाए, 0, एक भी बार 3 रन नहीं बनाए। कितनी बार 4 रन बनाए गए, तो एक बार 4 रन आए। कितनी बार 5 रन मिले हैं, 0 टाइम्स। कितनी बार 6 रन मिले हैं, 0 टाइम्स। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं रन स्कोर करने की, है ना। तो फ्रीक्वेंसी मुझे क्या बताता है कि जो ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है रन क्रिएट करना या रन स्कोर करना, जो कि रियल लाइफ वैल्यू है, इसीलिए ऑब्जर्वेशन बोला गया है। अब वो ऑब्जर्वेशन कितनी बार अकर कर सकती है, वो आपका कहलाया जाएगा फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ अकरेंस। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी जो होती है अगेन 2 टाइप की होती है फ्रीक्वेंसीज। फर्स्ट वन इज relative frequency and second one is cumulative frequency। then again cumulative frequency के भी 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज लेस देन एंड सेकंड वन इज ग्रेटर देन, मोर देन, कुछ भी लिख लो, दोनों बात सही है। ग्रेटर देन, मोर देन, कुछ भी लिख लो, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को, तो वो तो मैं अभी कर सकता हूँ, जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया। अगर मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझनी है तो उसके पहले मुझे एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसको बोला जाता है सीरीज। सीरीज क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले बात करता हूँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ चांसेस हैं 2 रन स्कोर करने की, तो अगर मैं इस बैट्समैन का ये ट्रैक रिकॉर्ड देखूं या फिर इस ओवर की मैं यहाँ पे रिकॉर्ड देखूं, तो मैं कह सकता हूं कि इसने 3 रन स्कोर किए थे आउट ऑफ, नहीं स्टेटमेंट गलत हुई, देखो मुझे यहाँ पे ये चाहिए कि हाउ मैनी परसेंटेज, अब आपके पास चांसेस हैं कि जो अब 7th बॉल होगी, 7th बॉल का मतलब एक ओवर होने के बाद जो अब नेक्स्ट अगर अगली बॉल खेलेगा, तो बैट्समैन जो है विल स्कोर 2 रन, दोबारा से 2 रन स्कोर करेगा, ऐसे कितने चांसेस है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि पिछले ओवर में बैट्समैन ने 3 बार 2 रन बनाए हैं, तो बाकी के जो बचे हुए 3 बार हैं उस टाइम पे क्या किया था वो कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसीज का एडिशन, क्योंकि मैं यहाँ परसेंटेज टर्म्स में आंसर देना चाहता हूँ। फ्रीक्वेंसीज का आंसर एडिशन हो जाएगा 6, और मुझे यहाँ पे चाहिए क्या, परसेंटेज, तो मल्टीप्लाइड बाय 100। तो क्या मैं कह सकता हूँ
50% चांसेस है 2 रन स्कोर करने के। अगर मैं ये कह सकता हूँ 30% चांसेस है 1 रन स्कोर करने के, ठीक है। और 1/6 का मतलब है 20% चांसेस है 4 रन स्कोर करने के। तो थ्री रन स्कोर करने के कितने चांसेस हैं? 0, एक भी नहीं मारा अभी तक। 5 रन भी एक भी बार नहीं आए और 6 रन भी एक भी बार नहीं आए, तो ये 0% चांस है। तो रिलेटिव का मतलब क्या? ये 50% कहाँ से आया? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर करके तब मैंने एक रिलेटिव टर्म निकाली है जो इन सभी नंबर से रिलेटिव फॉर्म में आई है। ये 30% कहाँ से आया? इन सभी फ्रीक्वेंसीज को रिलेशन में रखते हुए कैलकुलेट किया एक फॉर्मूला के थ्रू। तो ऐसी फ्रीक्वेंसीज को रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज बोला जाता है, जहां पर आप जो डेटा आपके पास है सिर्फ उसी डेटा के बेस पर एक ऐसा नंबर निकाल के तैयार करोगे जो रिलेशन रखता है अपनी एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंसीज से, ठीक है। क्योंकि अभी जो मेरे पास नेक्स्ट जो भी बॉल आएगी उस पर रन कितना है वो अभी तक डिफाइंड ही नहीं है। अब इसके बाद नहीं नहीं, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब जैसा हमने देखा कि जो क्यूमुलेटिव वाला पार्ट है वो पढ़ने के लिए पहले हमें यहाँ पर एक टॉपिक क्लियर करना होगा जिसे हम बोलते हैं सीरीज। सीरीज का मीनिंग क्या है? सीरीज इज बेसिकली अरेंज्ड फॉर्म ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हो। ऑब्जर्वेशन यानी जो अभी हमने यहाँ पर देखा ना, कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन हमें मिलती है, जब मैं इसे किसी एक पैटर्न में अरेंज कर देता हूँ तो वो सीरीज कहलाई जाती है। मेरे पास वो पैटर्न को फॉलो करने के 3 फंडामेंटल्स मेथड है स्टैटिस्टिकली। फर्स्ट वन एक मेथड है जिसे बोला जाता है इंडिविजुअल सीरीज। एक मेथड है जिसे बोला जाता है डिस्क्रीट सीरीज। एक मेथड है जिसे बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इस इंडिविजुअल सीरीज को कई बार हम लोग कह देते हैं अनग्रुप्ड डेटा, और कई बार हम इसे बोल देते हैं ग्रुप्ड डेटा। डिस्क्रीट सीरीज को और साथ के साथ कॉन्टिन्यूअस सीरीज को भी, ठीक है। अब इनको क्यों अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड बोला है वो इनकी डेफिनेशन में और एक एग्जांपल अभी हम जब सीख करेंगे तो उनके अंदर यहाँ पर स्टोर्ड है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए बस।
मेरे को ज़रा 2 मिनट का टाइम दो। ज़रा एक पेरेंट्स आया है, मैं ना 2 मिनट में आ रहा हूँ ज़रा बात करके, ठीक है? आप सब लोग भी मीटिंग में रहना, जाना नहीं कहीं बाहर। 2 मिनट दो बस मुझे। हाँ जी, देखिए, जैसा हमने जाना कि हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप से सीरीज़ आ सकती हैं स्टैटिस्टिकली। अब ये सीरीज़ जैसे आप यहाँ पे थोड़ा नाम देख के समझ पाएँगे कि ये जो 2 सीरीज़ हैं, ये तो डेटा के बेसिस पे डिवाइडेड है कि अगर डिस्क्रीट टाइप का डेटा है, तो डिस्क्रीट सीरीज़, कॉन्टिन्यूस टाइप का डेटा है, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़। लेकिन ये कैसे लिखी जाती है, इनका क्या मीनिंग होता है, एक-एक करके वो समझते हैं। फ्रीक्वेंसीज़ को कैसे रिप्रेज़ेंट किया जाता है, वो भी समझते हैं और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट हमारे पास टर्म थी क्युमुलेटिव, उसका क्या मीनिंग है, फिर वो समझेंगे, ठीक है? हम यहाँ पे पहले बात करने वाले हैं इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए। ठीक है? चलिए, इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है? आपके पास ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे ऑल ऑब्जर्वेशंस लिखिए इसकी जगह, ऑल ऑब्जर्वेशंस इन अ सीरीज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी थर्ड फैक्टर। इसका मतलब कि आपने अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया है, कोई ऑब्जर्वेशन करी है, कुछ वैल्यूज़ को लिखा है, समझा है, तो आप यहाँ पर सारी ऑब्जर्वेशंस को लिखेंगे, कोई थर्ड फैक्टर यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा या कंसिडर नहीं किया जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, एग्ज़ाम्पल है अ डाइस इज़ थ्रोन 15 times and following are the observations। मतलब एक डाइस है, उसको 15 टाइम्स थ्रो किया गया और कुछ ऐसे वैल्यूज अब आपको यहाँ पर ऑब्जर्व हुई है, जहाँ पर एक
हमें तो पता है यहाँ पर एक डाइस थ्रो करी गई है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DICE डाइस कॉलन। सपोज पहली बार नंबर आया फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, 6, 7, 4, 7 नहीं होता डाइस में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। एक और नंबर लिख लो 6। ये 15 टाइम्स आपने डाइस थ्रो करी तो कुछ ये सारे नंबर्स आपको मिले। तो जब आपने क्या करा, एक रियल लाइफ ऑब्जर्वेशंस को इस तरीके से एक सीरीज में अरेंज किया है, उसको आप बोलोगे इंडिविजुअल सीरीज, जिसकी एक जनरल टर्म होती है। वो जनरल टर्म क्या, आप यहाँ पे किस चीज की वैल्यूज लिख रहे हो उसको आप कैपिटल एक्स से डिनोट करते हो, एक कॉलन अप्लाई करते हो, और उसके बाद हमने ऐसा मान के चला कि कुछ x1 नंबर मिलेगा, देन कुछ x2 नंबर मिलेगा, x3 नंबर मिलेगा, कब तक मिलता रहेगा, लास्ट आपके x nth टर्म तक, जहां पर x रिप्रेजेंट करता है क्या, ऑब्जर्वेशंस को, एंड n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये तो बात रही ये वाले एग्जाम्पल की। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसका सेकंड नेम था अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड का मतलब क्यों है कि यहाँ पर देखो रैंडमली नंबर बार बार अरेंज हो सकते हैं। कोई ऐसा नहीं हुआ कि 2 नंबर्स एक साथ आए, 1 नंबर एक साथ आया, 6 नंबर्स एक साथ आए, या फिर इसके साथ साथ आप इस डाइस के नंबर के साथ कोई दूसरा नंबर भी साथ के साथ लिख रहे हो, एसोसिएट कर रहे हो, ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए इसको अनग्रुप्ड डेटा बोला। तो जो हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ डेटा है, जिसको मैंने नाम दिया डिस्क्रीट सीरीज, ये डिस्क्रीट सीरीज एक ग्रुप्ड डेटा कैसे होगा, इसलिए होगा क्योंकि अगर मैं सेम एग्जांपल अगर यहाँ पे कंसिडर करता हूं, तो मैं कैसे इस एग्जांपल को लिख सकता हूँ डिस्क्रीट सीरीज में। मुझे तो यहाँ पे नाम पता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डाइस। अब मुझे ये पता है कि डाइस को जब मैं थ्रो करूंगा तो मेरे पास या तो 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, मेरे पास टोटल ये पॉसिबिलिटीज है। तो आप क्या करोगे, ये डाइस को एक टेबल फॉर्मेट में लिखोगे विद फ्रीक्वेंसीज। तो अगर मैं ये चेक करना चाहूं कि इस एग्जांपल में 1 कितनी बार एग्जिस्ट करता है, 4 टाइम्स, तो 1 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4। 2 नंबर कितनी बार यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, 3 बार, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 2 की 3। 3 यहाँ पे कितनी बार आएगा, 4 यहाँ पे कितनी बार है, और 6 है 3 बार। 5 एक भी बार नहीं है और 6 है 3 बार। ठीक है, अब इससे मुझे क्या पता चला कि अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि फ्रीक्वेंसीज कितनी आई हैं टोटल, 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 + 3 15, यानी कि मेरे को क्वेश्चन में एग्जाम्पल में भी बोला गया था कि एक डाइस कितनी बार थ्रो हुई है, 15 टाइम्स थ्रो हुई है। यानी कि जब आप ऐसे एक ऑब्जर्वेशन, जिसको मैंने यहाँ पे डाइस बोला, उसको आप एसोसिएट कर देते हैं फ्रीक्वेंसीज के साथ और उनका ग्रुप बनाकर एक प्रॉपर टेबल के अंदर स्टोर कर दे कुछ इस तरीके से, तो इस टाइप के डेटा को या इस टाइप की सीरीज को बोला जाता है ग्रुप्ड सीरीज या ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, और यहाँ पर ये ग्रुप्ड सीरीज या ग्रुप्ड डेटा डिस्क्रीट क्यों कहलाई गई, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशंस है और साथ के साथ एग्जैक्ट
फ्रीक्वेंसीज भी पता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे को ये ना पता हो कि 3 नंबर्स कितनी बार आया है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको डिस्क्रीट सीरीज बोला। एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन है तो राउंड फिगर वैल्यू सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर इसी बेसिस पे मैं अपनी थर्ड टाइप ऑफ सीरीज की बात करूं, जिसको मैंने नाम दिया था कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है? जब आपके पास नॉट एग्जैक्ट वैल्यू या फिर आप कह सकते हो अनसर्टेनिटी हो, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है रेंज वैल्यूज या रेंज ऑब्जर्वेशंस हो, जिसको कॉन्टिन्यूस सीरीज में बोला जाता है, रेंज वैल्यूज को बोला जाता है क्लास इंटरवल। इस बात का मीनिंग क्या है? सपोज मैं ऐसा बोलूं, मेरे पास लिखा है एज, देन मेरे पास लिखा है फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास ऐसे लोग जिनकी एज 0 से 10 के बीच में एग्जिस्ट करती है, ऐसे कितने लोग हैं? 2। ऐसे लोग जिनकी एज 10 से 20 के बीच में एग्जिस्ट करती है, ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे लोग जिनकी एज 20 से 30 के बीच में है, ऐसे 7 लोग हैं। 30 से 40 एज ग्रुप के 4 लोग हैं, और 40 से 50 एज ग्रुप के 3 लोग, ठीक है। तो कुछ इस बेसिस पे यहाँ पर तैयार होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज, जहां पर ये जो एज वाला कॉलम है, जहां पर हमने टेबल में एज लिखा है, इसे बोला जाता है क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल कैसे लिखते हैं? फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। यहाँ पर जो ए है वो कहलाया जाएगा लोअर लिमिट, और जो बी है वो कहलाया जाएगा अपर लिमिट, ठीक है। क्लियर है वाला पार्ट सभी को? चलिए, चलिए 2 मिनट रुकिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या था, जो हमने अभी पहले बोला था कि पहले सीरीज पढ़ेंगे उसके बाद पता लगाएंगे, ठीक है। 1 मिनट दीजिए बस जरा। कम करो, कम मतलब आप बिल्कुल सामने बैठे हो, इधर की तरफ आ जाओ, यहाँ नहीं लगेगी, इधर आ जाओ।
ठीक है। हाँ जी, सभी लोग प्रेजेंट, एक बार हैंड रेस करो ऑनलाइन। अरे यार, ठीक है, फटाफट देखो।
चलिए हाँ जी, हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ अप्लाई होती है? सबसे पहला पॉइंट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिर्फ ग्रुप्ड डेटा पे अप्लाई होगी। ग्रुप्ड डेटा का क्या मतलब है? आइदर इट विल बी अ डिस्क्रीट सीरीज और अ कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आपको या तो डिस्क्रीट टाइप का डेटा लिखना है, तो मैं यहाँ पर एक एक्स सीरीज मान लेता हूँ, जहाँ पे कुछ भी एक्स का मतलब हो सकता है। ठीक है, तो अब इस एक्स सीरीज का जो मीनिंग है, आप यहाँ पर एक बात कर पाएंगे। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं भी फोन कर रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ। ठीक, ठीक है, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि 10, 20, 30। ठीक है, ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं और इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली ठीक है, कुछ ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो अब ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, मैथमेटिकली इसको एक टर्म दिया जाता है, जिसको आपने अगर कुछ लोगों ने अगर पहले पढ़ा होगा तो उसे रनिंग सम बोलते थे। ठीक है, रनिंग सम की तरह काम करता है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये जो क्यूमुलेटिव है, ये आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ता है कि आप क्यूमुलेटिव लेस देन फाइंड कर रहे हैं या मोर देन फाइंड कर रहे हैं। लेस देन क्यूमुलेटिव का मीनिंग क्या होगा? सबसे पहले आपके पास जो नंबर है 2, वो एज इट इज सामने की तरफ आपके पास लिखा हुआ मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे सेकंड टर्म फाइंड करना चाह रहे हैं, तो सेकंड फ्रीक्वेंसी से पहले जितनी फ्रीक्वेंसीज है सभी को ऐड कर दीजिए, तो 4 and 2 6। अब आप नेक्स्ट टर्म फाइंड कर रहे हैं जो कि थर्ड टर्म है, तो थर्ड से पहले जितनी भी टर्म है सभी को ऐड कर दीजिए। ठीक है, फोर्थ टर्म ऐड कर रहे हैं, तो फोर्थ फ्रीक्वेंसी और फोर्थ से पहले जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं सभी को ऐड कर दीजिए, तो ये 12 आ जाएगा। देन नेक्स्ट होगा आपका 17 एंड देन होगा 20। अब ये तो आई बात की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखा, लेकिन अगर आपने अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज का सम किया, तो आप एक चीज ऑब्टेन करेंगे कि आपका जो सम है ना वो भी 20 आएगा। और यही एक वेरिफिकेशन होती है कि आपका ये वाला सम और क्यूमुलेट लेस देन क्यूमुलेटिव का लास्ट टर्म अगर सेम आती है तो इसका मतलब कैलकुलेशन ठीक है। अब ये लेस देन क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है कि मेरे पास इस डेटा में 10 और 10 से लेसर कोई वैल्यू ऑब्टेन होने के चांसेस 2 हैं, 20 या 20 से लेसर वैल्यू आने के चांसेस 6 है। इस डेटा में 30 या 30 से लेसर वैल्यूज 9 है। इस डेटा में 40 या 40 से लेसर 12 वैल्यूज हैं।
50 एंड 50 से लेस देन वैल्यूज है 17, 60 एंड 60 से लेसर वैल्यू इस डेटा में 20 है। ये मीनिंग होता है क्यूमुलेटिव लेस देन फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, अगर यहीं पर मैं सेम फ्रीक्वेंसी की बात करता और मुझे यहाँ पे निकालना होता मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो मुझे क्या करना पड़ता, मैं कुछ इसी तरीके से यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसीज है वो लिखता हूँ, और अब की बार मैं यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहता हूँ मोर देन, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट फॉर्म में CF लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मीनिंग यहाँ पर ये है, जैसा हमने लास्ट टाइम काम किया था, फर्स्ट टर्म एज इट इज आई थी, अब की बार जस्ट उल्टा, लास्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी 3। सेकेंड लास्ट टर्म का अगर आपको लिखनी है तो लास्ट और उससे एक अबव को ऐड करना है, यानी 3 + 5 8। थर्ड लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड लास्ट टर्म तीनों ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 11। फिर फोर्थ लास्ट टर्म, तो इसमें आपको 3 ऐड करना है, 14 हो गया, देन 18 एंड देन 20। तो जब आप मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं तो आपको पता चलता है जो आपकी फर्स्ट टर्म है और जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा आपका सेम आता है। अब इसको रीड कैसे किया जाता है, इसको रीड करने का तरीका है कि आपके डेटा में 60 एंड 60 से ग्रेटर 3 वैल्यूज हैं, 50 एंड 50 से ग्रेटर 8 वैल्यूज हैं, 40 एंड 40 से ग्रेटर 11, 30 एंड 30 से ग्रेटर 14 वैल्यूज हैं, 20 और 20 से ग्रेटर 18 है, एंड 10 एंड 10 से ग्रेटर 20 वैल्यूज हैं आपके डेटा में। ठीक है, कुछ इस तरीके से रीड किया जाता है इन सभी वैल्यूज को। क्लियर है सभी को?
ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ आया सभी को, ऑनलाइन सभी स्टूडेंट? अभी आ रही है वॉइस? मैं वैसे मतलब अभी तक बोला नहीं था, मैंने चुप हो गया था मैं उसके बाद। ठीक है ठीक है, अभी तक हमने जितनी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, ये सारी टर्मिनोलॉजीज अब हम एक एक करके अपने टॉपिक बाय टॉपिक इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसमें हम अब जो नेक्स्ट टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप अभी यूज नहीं करेंगे, आगे आने वाले टॉपिक्स में बाद में यूज होगा उसका। बेसिकली हमारे पास ना कुछ फंडामेंटल्स हैं ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, ये भी बेस्ड अपॉन डेटा किए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास डिस्क्रीट टाइप का डेटा है, ठीक है, तो वैसे कोई सॉफ्टवेयर या कोई टेक्नोलॉजी ऐसे आपको मना नहीं करता कि आप दूसरा ग्राफ नहीं बना सकते, लेकिन स्टैटिस्टिकली स्टडीज करने में ऐसा माना जाता है कि ये दो ऐसे टाइप के ग्राफ हैं जो कि सबसे ज़्यादा रिलायबल है फॉर डिस्क्रीट डेटा। फर्स्ट वन इज अ बार ग्राफ एंड द सेकेंड वन इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, अब ये कौन से ग्राफ है, कैसे यूज होते हैं और क्या फंडामेंटल्स है, पहले हम वो जानते हैं। देखो, आप चाहे जितने भी तरीके के ग्राफ बना लो, कैसे भी चार्ट्स को प्लॉट कर लो, कुछ इस तरीके से एक्स एंड वाई एक्सिस हमेशा आपको मिलेंगे। ठीक है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको वाई एक्सिस मिलेगा। हमेशा आपके वाई एक्सिस पे प्लॉट करी जाती है फ्रीक्वेंसीज, चाहे कोई भी तरीके का चार्ट हो। ठीक है, ज्यादातर मतलब 95% केसेस में ये सच होता है ये बात। और एक्स एक्सिस पे आती है आपकी ऑब्जर्वेशंस। एंड बार ग्राफ क्या होता है, आपकी एक चार्ट पे एग्जैक्ट एक लोकेशन है जो कि इस तरीके के बार्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करी जाती है, जिस बार्स के अंदर अलग अलग तरीके के कलर्स आपको अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और इसके कई अलग सारे आपके पास यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वेरिएशंस निकल कर आते हैं। तो ये आपकी वैल्यू है ए वैल्यू, कोई ये वैल्यूज है बी, ये एक वैल्यू है सी, ऐसे ही कुछ वैल्यूज हो सकती है डी, जो एग्जैक्ट एक राउंड फिगर वैल्यूज हैं, क्योंकि ये डिस्क्रीट टाइप का डेटा है इसीलिए यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज बेसिकली, आपने जैसे बचपन में मैथमेटिकली पढ़ा होगा कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस है इस तरीके से, एक वाई एक्सिस है इस तरीके से, जिसको मैं यहाँ पे वाई नाम दे रहा हूँ, इसको एक्स नाम दे रहा हूँ। अगेन ऑब्जर्वेशंस यहीं पर आएंगे एंड फ्रीक्वेंसीज इस तरफ आएंगे वाई एक्सिस पे। अगर आपके पास एग्जैक्ट पॉइंट्स है, डेटा है जो कि डिस्क्रीट टाइप के डेटा में होता है, तो सपोज आपका फर्स्ट पॉइंट कहीं यहाँ पर है, सपोज फर्स्ट पॉइंट कहीं यहाँ पर है, सेकंड पॉइंट कहीं यहाँ पर है, ये कोई थर्ड पॉइंट है, ये कोई फोर्थ पॉइंट है। अगर आप इसको एक डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर दें इन सभी पॉइंट्स को, तो वो कहलाया जाता है स्टैटिस्टिकली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जहाँ पर आप इनको चाहे तो हाईलाइट भी कर सकते हैं कुछ सर्कल्स या फिर स्क्वायर्स के बेसिस पर। ठीक है, ऐसे चार्ट्स को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अगर यहीं पे लाइंस ड्रॉ कर दूं मैं दो पॉइंट्स के बीच में, तो वो लाइन चार्ट बन जाता है। ठीक है, बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ की। जैसे कि सेकंड टाइप ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कॉन्टिन्यूअस डेटा के लिए। कॉन्टिन्यूअस डेटा के लिए कुछ ऐसे चार्ट जो कि काफी सही माने जाते हैं, जैसे कि हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है,
अगेन y एक्सिस इज फॉर फ्रीक्वेंसी, x एक्सिस ऑब्जर्वेशंस। अगर कुछ ये मेरे पास यहाँ पे डेटा पॉइंट्स हैं तो मेरे पास कुछ इस तरीके से चार्ट तैयार होगा। सपोज अगर ये है 10, ये है 20, 30, 40, 50, 60, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? जो क्लास इंटरवल फॉर्म होती है कंटिन्यूस डेटा की, दैट 10 to 20 की ये कुछ फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर गिवन है, फ्रीक्वेंसी 20 to 30 की कुछ ये फ्रीक्वेंसी है, 30 to 40 की कुछ ये फ्रीक्वेंसी मिली, 40 to 50 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, और 50 to 60 की फ्रीक्वेंसी कुछ हमें यहाँ पर मिली। तो ऐसे चार्ट्स को बोला जाता है हिस्टोग्राम। सेकंड, हमारे पास एक टाइप है जिसे लिखते हैं ओ गिव, इसको पढ़ा जाता है ओजाइव कर्व। ओजाइव कर्व क्या होता है? बेसिकली ये डिपेंडेंट है। आप अगर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की जगह पर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं तो ये चार्ट को बोला जाता है लेस देन ओजाइव कर्व। आप अगर वहां पर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की जगह पर मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सर्च करते हैं तो उसे बोला जाता है मोर देन ओजाइव कर्व। ठीक है, लेस देन मोर देन ओजाइव कर्व कैसे बनेगा? जैसा हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ा था कुछ उसी तरीके से, बस यहाँ पर अगर आप फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं तो वो होगी एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि कंसीडर कर रहे हैं लेस देन होगी फर्स्ट केस में। तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक नेचर है कि पहले छोटी फ्रीक्वेंसी मिलती है, देन बड़ी, देन उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, ऐसे आपको इस टाइप से एक आपको पैटर्न मिलेगा। ये आपका कहलाया जाएगा लेस देन ओजाइव कर्व। यहीं पर आप मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे तो ये कहलाया जाएगा मोर देन ओजाइव कर्व। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट यहीं तक था सारा, टर्मिनोलॉजीज और सारी चीजें समझने की यहीं तक थी। इसके बाद अब हम यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के कोर कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करते हैं जिसको बोला जाता है समरी ऑफ डेटा। समरी ऑफ डेटा का मतलब, समरी का मीनिंग होता है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ जरूरी बातें पता कर पाए अपने डेटा से। यहाँ पर समरी आपको ये बताना चाह रहा है कि आप अपने डेटा की इंपॉर्टेंट चीजें कैसे जान सकते हो। सबसे मेजर दो पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और सेकंड होता है मीडियम ऑफ डिस्पर्जन। ये आपके डेटा को एक्सप्लेन करने के दो अलग अलग मेथड्स हैं, जिन मेथड्स के अंदर कुछ बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलाज आते हैं जो कि हम एक एक करके स्टडी करेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर कुछ तरीके होते हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं एज मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, कुछ कोरिलेशन। ठीक है, मीडियम ऑफ डिस्पर्जन जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रिग्रेशन। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट्स में सम एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम एक एक करके स्टडी करते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो स्टडियल पार्ट है, फॉर्मूलाज हैं, मेथड्स हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ और चीज़ें हैं जो ये फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे जानेंगे। एक स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टेटिस्टिकली कैसे फॉर्मूलाज को रिप्रेजेंट करते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म जानेंगे। उस स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा में क्या डिफरेंस है, ये दोनों ही पॉइंट्स के कुछ बेसिक्स कवर करने के बाद वो बेसिक्स को कैसे कंक्लूड किया जाता है एक रिपोर्ट में, वो सीखेंगे। और उसके बाद फिर अपने फर्दर आगे पर्टिकुलर टॉपिक्स में बढ़ेंगे।
ठीक है? आज के लिए जितनी भी एनालॉजीज़ थी, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ थी, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि ये कहीं न कहीं एक-एक करके इन सभी टाइप की टर्म्स को, इन सभी नाम को, टॉपिक्स को हम अब जो नेक्स्ट वाली क्लास स्टार्ट होगी, वहाँ से लेके आगे आने वाले सभी क्लासेस में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? और कुछ ऐसी कॉमन जनरल आपके पास नोटेशंस हैं, जो हम क्लास में शुरू करेंगे पढ़ना, सेम नोटेशन अपनी पूरे थ्रू आउट द सिलेबस रखेंगे हम। ठीक है? तो एक अलग से ना कोई भी खाली पेज या कोई भी खाली जगह कॉपी में बना लेना जहाँ पे नोटेशंस लिखते रहो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है? हाँ जी। हुँ। और क्वेश्चंस? हाँ, भेज दूँगा मैं। हाँ, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो डायरेक्टली, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, तो वो फिर मैं भेजूँगा ना आपको। हाँ, हाँ। क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूँगा वो। क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूँगा और जब प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो बताऊँगा कैसे करना है। प्रोग्रामिंग जब स्टार्ट होगी तब बताऊँगा कैसे करना है। हुँ। चलिए फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में।